जय हिंद दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो सभी डिफेंस पेंशनर्स, ऑफिसर्स, जेसीओ, ओआर और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एजीआईएफ यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से एक्सटेंडेड इंश्योरेंस दिया जाता है। जब एक सैनिक, ऑफिसर, जेसीओ, ओआर रिटायरमेंट आते हैं तो उस समय जो है एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें रिटायरमेंट के बाद भी उनका एजीआईएफ के द्वारा इंश्योरेंस कवर होता है। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। हालांकि दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देकर जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसमें बताऊंगा आपको कि ऑफिसर, जेसीओ, ओआर का कंट्रीब्यूशन जब रिटायरमेंट आते हैं तो उनको जो सैलरी या पेंशन बेनिफिट का अमाउंट मिलता है उसमें से जो है एजीआईएफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के लिए एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन काट लिया जाता है और उनको इस प्रकार का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ऑफिसर, जेसीओ, ओआर से कितना कंट्रीब्यूशन इसका लिया जाता है, दूसरे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि इंश्योरेंस कवर ऑफिसर का कितना है, जेसीओ का कितना है, ओआर का कितना इंश्योरेंस कवर है, यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को, उनकी फैमिली को कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तीसरे में जो है कितने साल की एज तक, जी हाँ दोस्तों, इसमें साल भी होते हैं कि इतने साल की उम्र तक उनका इंश्योरेंस कवर होता है। अगला, पेंशनर की डेथ पर कैसे क्लेम करें डॉक्यूमेंट। अगर पेंशनर की डेथ जो है इस दौरान हो जाती है तो उनके जो फैमिली पेंशनर हैं वो डेथ क्लेम यानी कि इस इंश्योरेंस के लिए किस प्रकार से उन्होंने क्लेम करना है, इसके लिए उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा। और पांचवें में बताऊंगा दोस्तों, डेथ ना होने पर सर्वाइवल बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दौरान जो है पेंशनर की मृत्यु नहीं होती है तो उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, यानी कि रिफंड मिलता है। जो उन्होंने रिटायरमेंट आते समय जो कंट्रीब्यूशन दिया था तो उसको रिफंड हो जाता है। तो इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको कैसे क्लेम करना है। अगला दोस्तों, एड्रेस, हेल्पलाइन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर है एजीआईएफ का, उनके एड्रेस भी बताऊंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी, उनका ईमेल एड्रेस भी, ताकि आप किसी भी प्रकार की क्वेरी वहां से कर सको। और नंबर 7वें में दोस्तों, कई पेंशनर का जो है मुझे कमेंट भी आता है कि उनका जो बॉन्ड है, जो ये सर्टिफिकेट है इस प्रकार का, वो गुम हो गया है या फिर उनको मिला नहीं है, जो भी है, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो किस प्रकार से इसके डुप्लीकेट कॉपी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाता हूं इसका चार्ट, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले में आप देख रहे होंगे, पहले इसको समझा देता हूं, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पीरियड में जो रिटायरमेंट आए हैं तो उनके लिए इसमें थोड़ा बहुत अलग अलग जो है वेरिएशन है स्कीम में। दूसरे में आप देख रहे होंगे वन टाइम कंट्रीब्यूशन, जो जिस समय पर आए हैं इनके अकॉर्डिंग कितना कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद जो है सम अश्योर्ड, यानी कि जो इंश्योरेंस की राशि है अलग अलग समय पर आए पेंशनर्स के लिए वो कितनी कितनी है। और अगला देख रहे होंगे टर्म ऑफ कवर, यानी कि जो इंश्योरेंस कवर है कितने साल की उम्र या फिर कितने साल तक जो है यह लागू है। अगला आप देख रहे हो वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल, तो जो आप शुरू में जो है वन टाइम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो रिफंडेबल कुछ लोगों को तो है, कुछ को नहीं भी है। तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे पीरियड ऑफ रिटायरमेंट में, तो पहला वाला लीजिए, जो 1 जनवरी 81 से 31 मार्च 89 तक आए हैं, तो ऑफिसर से उस समय होता था कंट्रीब्यूशन 640, जेसीओ ओआर से 580 रुपए। और इनको जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता था दोस्तों 65,000 ऑफिसर को और 30,000 का कवर जो है जेसीओ ओआर के लिए। और इसका टर्म ऑफ कवर क्या था दोस्तों, अप टू 10 ईयर पोस्ट रिटायरमेंट की, जिस दिन वो रिटायरमेंट होते हैं उसके आगे तक 10 साल तक यह कवर करता है, या फिर 65 साल की उम्र तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, या तो 10 साल पूरे हो गए तो वहां पर जो यह कवर खत्म हो जाता है, या फिर 65 साल की उम्र हो जाती है तो यह कवर खत्म हो जाता है। तो जो भी चीज पहले होगी यह कवर खत्म हो जाएगा। वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया था 640 रुपए और 580 रुपए का, तो वह जो है वापिस नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहला वाला समझाया है आप उसी प्रकार से आगे वालों को भी समझ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो 30 जुलाई 2010 तक आए हैं, देखिए उनका तो यह है जेसीओ ओआर का, ये ऑफिसर का जितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कितना इंश्योरेंस कवर है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो टर्म ऑफ कवर है यहाँ पर भी अलग अलग है। अभी देखिए यहाँ पर जो है 31 दिसंबर 2004 के बाद वालों को कितना हो चुका था, 26 साल या फिर 75 साल की एज। पहले आपने देखा 65 था, 10 साल, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो जो है 2004 से और 9 के बीच में जो आए हैं उनके लिए क्या हो गया, अप टू
26 साल, यानी कि रिटायरमेंट आने के 26 साल तक कवर रहता था, और 75 साल की एज तक। और ये कब तक था दोस्तों? 31 दिसंबर 2000 तक वालों के लिए यह लागू है। और पहले इंश्योरेंस कवर भी कम थे, आप इसको नोट कर सकते हैं जिस भी पीरियड में आप आए हैं कि आपको कितना इंश्योरेंस लागू है। जैसे आप 31 दिसंबर 13 से 31 दिसंबर 14 तक आए हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी देखे बड़ा है, 82,300 हो चुका, और जेसीओआर का 41,590। लेकिन इसका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी बड़ा है, 10 लाख रुपए, और जेसीओआर के लिए 5 लाख रुपए। टर्म ऑफ कवर तो वही है, लेकिन इसमें मेन चीज यह है कि जो 31 जुलाई 2010 से रिटायरमेंट आए हैं दोस्तों, तो उनका जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वह रिफंडेबल है, यानी कि यह जो है वापस भी किया जाएगा। और कब तक वालों के? 31 मार्च 2017 तक जो भी आए हैं, यानी कि 31 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2017 तक जो भी रिटायरमेंट आए हैं और उनका जो है वन टाइम कंट्रीब्यूशन कटा है, वो देख लीजिए इतना कटा है, तो उनके लिए जो है आप देख रहे हैं, एक तो एज यह है, लेकिन जो 1 जनवरी 2015 से हैं उनका जो है 30 साल हो चुका है, यानी कि रिटायरमेंट आने के 30 साल या फिर 80 साल की उम्र तक यह कवर है। और जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है यह रिफंडेबल है, यानी कि जो 25,900, 41,590 ये हुआ है, तो यह जो है वापस भी होगा। और किस कंडीशन में होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, देखिए 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मई 2022 तक जो आए हैं, इनका ये तो रेट आप देख ही लीजिए, 10 लाख 5 लाख, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हुआ क्या है चेंजमेंट, आप देख रहे हैं कि इनका जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल है, इस दौरान वालों को जो है उनका कंट्रीब्यूशन वापस नहीं होगा। लेकिन जो 1 जून 2022 से आए हैं ऑनवर्ड, तो इनका जो है जो प्रीमियम है, वन टाइम कंट्रीब्यूशन है, वह बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं 90,000 से इनका 1,60,000 हो चुका है, और इनका जो है जेसीओआर का 40,000 से 68,000 रुपए हो चुका है। लेकिन इंश्योरेंस कवर भी बढ़ गया है, 15 लाख का ऑफिसर्स का है, जेसीओआर का 7.5 लाख रुपए का है। और जो इनका टर्म ऑफ कवर है दोस्तों, वह क्या है? 26 साल ऑफिसर का है दोस्तों, रिटायरमेंट आने के बाद 26 साल या फिर 80 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए। और जेसीओआर का है दोस्तों 30 साल की, जो है रिटायरमेंट से आने के बाद 30 साल या फिर 75 साल की उम्र, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, तो तब तक जो है यह कवर रहता है, इंश्योरेंस का कवर रहता है। और ये देख रहे होंगे दोस्तों मेन चीज कि वन टाइम जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफंडेबल है इस पीरियड के लिए। और जो 1 जून 2022 से रिटायरमेंट आए हैं, तो उनको जो है जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वह वापस होगा। और कैसे करके होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट दी गई है, इसके बारे में थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। तो मैं आपको यह दिखा रहा था, जो है सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार का सर्टिफिकेट है, इसमें दिखा देता हूं आपको। इसमें सारी डिटेल रहती है आपकी लिखी हुई, मैंने हालांकि ये मिटाई हुई है, आपका रैंक, नेम, ठीक है, कब आपकी सेवानिवृत्ति कब हुई है, आपका जो है वैलिड पीरियड कब तक का है, कि कब तक जो है आपको यह कवर करता है। जैसे इसमें 2016 के रिटायरमेंट थे, तो 2046 तक जो है इनको कवर दिया गया। इनका जो सर्वाइविंग बेनिफिट है 63,500 रुपए, ठीक है। तो यह वन टाइम कंट्रीब्यूशन भी है इनका, आप देख रहे हैं वन टाइम रिफंडेबल प्रीमियम, यानी कि रिफंड होगा। ये किस हालत में होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और सम अश्योर्ड यहाँ पर 5 लाख रुपए का, तो 2016 के हैं, 63,500 रुपए जो है इनका कंट्रीब्यूशन हुआ है। आप देख रहे हैं 2016 के पीरियड में ये आए हैं, 63,500 रुपए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन हुआ है। और 5 लाख का कवर है, और 30 साल इसमें कवर है, ठीक है, 30 साल या 80 साल जो भी पहले हो जाए, तो 30 साल। तो ये सारी चीजें आपको बॉन्ड के अंदर दिखाई देंगी। आप इसमें देख रहे होंगे नॉमिनी विद रिलेशन, तो आपके नॉमिनी का नाम रहेगा वहां पर, रिलेशन भी उनका लिखा होगा, एड्रेस भी पूरा यहाँ पर लिखा रहेगा। और इसके अलावा जो है वहां पर दूसरे नॉमिनी को भी अपॉइंट किया जाता है, कंटीजेंट नॉमिनी होता है, तो आप वहां पर भी जो है किसी का नाम वहां पे बेटा या बेटी का नाम दे देते हैं, तो एक वो कंटीजेंट नॉमिनी के तौर पर यहाँ पर जो है काम करता है। तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा अगर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आप ये देख रहे हैं अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, जी हाँ दोस्तों मृत्यु हो जाती है, और किस पीरियड में? इस पीरियड में आप चेक कर सकते हैं जो है उनके पीरियड के अकॉर्डिंग। इस पीरियड में अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो जो ये सर्टिफिकेट होता है इसी में लगा हुआ रहता है, ये सर्टिफिकेट है, सारी चीजें इसी में है, तो इसमें जो है सारा चीज लिखा है, केवल इसको भर के भेजना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, AGI भवन राव तुलाराम मार्ग,
ठीक है, पोस्ट बैग नंबर न्यू दिल्ली, तो यह है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो जो उनकी फैमिली है, उनके स्पाउस है या फिर कंटिजेंट नॉमिनी है, उनको इसे भरना है। अब भरना कैसे है कि मैं बहुत दुख से सूचित करता हूं, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि माई हस्बैंड, तो हस्बैंड का यहाँ पर नाम लिख देना है, आर्मी नंबर लिख देना है, उनका रैंक लिख देना है, उनका नाम लिख देना है, एक्सपायर्ड ऑन, उनकी मृत्यु की तारीख लिख देनी है, मृत्यु का कारण यहाँ पर लिख देना है, एट प्लेस लिख देना है कि भाई कहाँ उनकी मृत्यु हो रही है। मैं मृत्यु पत्र प्रमाण पत्र भेज रही हूं, ठीक है, मैं प्रमाणित करती हूं कि प्रमाण पत्र के अनुसार ही नामिनी या द्वितीय नामिनी हूं, या तो जो है नॉमिनी इसको भेजेंगे या तो फिर कंटीजेंट, अगर नॉमिनी नहीं है तो कंटीजेंट नॉमिनी इसको भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेट लिखकर यहाँ पर नॉमिनी के हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, और नॉमिनी जब इनको हस्ताक्षर दोस्तों कर देंगे तो भेजना किस प्रकार से है आप यहां पर देख रहे हैं। आपको इसके साथ भेजनी क्या क्या चीजें हैं, तो दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे भेजने हैं, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं, सबसे पहले तो जो पेंशनर हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट आपको पता ही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर एमएच, तो कहीं से भी जो है, जहां से भी अस्पताल या सरपंच द्वारा जो भी जारी किया जाता है डेथ सर्टिफिकेट, तो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। दूसरा दोस्तों बैंक अकाउंट, जी हाँ दोस्तों, जो क्लेम कर रहे हैं उनके नॉमिनी, उनके नाम पर जो है एक जो नेशनलाइज बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी या फिर यूनियन बैंक, जिसमें भी जो है जो भी आपका नजदीकी शाखा है, इसके अलावा भी अन्य बैंक है, ऐसा नहीं कहता हूं, तो किसी भी बैंक में जो है आप अपना खाता खोलिए, आपका नाम का खाता होना चाहिए, उसमें उसका आईएफएससी कोड, तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो आपको जो है बैंक अकाउंट के पासबुक की जो है फ्रंट की कॉपी या फिर एक कैंसिल लीफ भी जो है इसमें लगा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों जो पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी आपको, ये पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी, जो ये पॉलिसी है इसको भी भेजना पड़ेगा आपको इसे साइन करके, ठीक है। अगला आप देख रहे हो इसमें चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, जो नेपाल के अधिवासी हैं गोरखा नॉमिनी अपने कागजात पूरे करने और मिलिट्री और एयर अटैच काठमांडू नेपाल के जरिए इन्हें सामूहिक बीमा निधि को भेजने के लिए अपने नजदीकी पेंशन देने वाले ऑफिस रिकॉर्ड से संपर्क करें। यानी कि जो नेपाल के जो डोमेसाइली गोरखा नॉमिनी है तो उनको अप्रोच किसको करना है, जो उनके नियरेस्ट पेमेंट पेंशन पेइंग ऑफिस है, गोरखा रिकॉर्ड ऑफिस, वहां पर जो है इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और वहां के थ्रू जो है एजीआई के लिए भेजना है। अगला है आधार, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जो नॉमिनी है जो क्लेम कर रहे हैं उनका आधार कार्ड की कॉपी, उनका एड्रेस प्रूफ, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी जो है भेजने हैं। अगला जो है रजिस्टर्ड पोर्ट भेजना है, बिल्कुल दोस्तों आपको यह रजिस्टर्ड पोर्ट भेजना है, और जो भी आप भेज रहे हैं इनकी फोटोकॉपी अपने पास जरूर रख लेना है। और आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप इस चीज के लिए जो है जिला सैनिक बोर्ड में भी जो है संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर एक पेंशनर की मृत्यु इस समय पर नहीं हुई है, जो पीरियड मैंने आपको दिखाया था ये वाले पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई है, और वो आप देख रहे हैं जिनके आगे यस लिखा हुआ है, जिनको वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंड है जिस पीरियड के दौरान, तो इस पीरियड के दौरान जो रिटायरमेंट आए हैं तो वो जो है अगर उनका यह टेन्योर ये वाला पीरियड पूरा हो चुका है तो वो अब जो उन्होंने वन टाइम कंट्रीब्यूशन दिया था उसको वापस भी ले सकते हैं। तो इसी के पीछे की तरफ जो है यह रहता है सर्वाइवल बेनिफिट का, नीचे लगा हुआ है इसी में, ठीक है। तो सर्वाइवल बेनिफिट का आप यहां पर देख रहे हैं एक फॉर्म है, इसको भरना पड़ता है। इफ अ मेंबर सर्वाइव द वैलिडिटी पीरियड ऑफ कवर ऑफ 30 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, डिस्चार्ज और 80 इयर्स, तो जिस भी अकॉर्डिंग आप जब भी पेंशन आए हैं तो उस आपके हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि जो है जो पीरियड दिया गया है इंश्योरेंस कवर का उस दौरान जो है अगर जीवित हैं तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट के लिए क्लेम के लिए यह फॉर्म भेजना है। तो यहाँ पर आपने साइन करके भेजना, और इसमें भेजना क्या क्या है, डुअली डिस्चार्ज एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी भेजनी है। बैंक डिटेल विद आईएफएससी कोड एंड सीबीएस अकाउंट नंबर, बिल्कुल आपको जो है उसका फोटोकॉपी भेज दीजिए, या कैंसिल चेक जिसमें अकाउंट नंबर भी रहेगा, आईएफएससी कोड भी रहेगा, ठीक है, तो पूरा बैंक की डिटेल भी उसमें रहेगी। प्रेजेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस विद टेलीफोन ऑब्लिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इफ एनी, ठीक है। तो ये आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भेजना है, क्योंकि उसमें तो पुराना करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, तो जो प्रेजेंटली आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वह भेजना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने भेजनी है, और यहाँ पर भेजने से पहले आपने इसको यहाँ पर साइन भी करना है, ठीक है, और इसको रजिस्टर्ड भेजना। और हो सके दोस्तों तो जिला सैनिक बोर्ड में आप अप्रोच करें, वहां के थ्रू भी आप इसको भेज सकते हैं। और देखिए कुछ क्वेरीज के लिए आप यहां पर देख रहे हैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके जो है
भेजना किसको है आपने, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को, जो डाक भेजते हैं आप रजिस्टर, ठीक है, वो तो आपने यहाँ पर भेजना है। ये इनका पोस्टल एड्रेस है। ईमेल में अगर कुछ क्वेरी के लिए, और ये सारे के सारे नंबर हैं दोस्तों, इन नंबरों से आप कुछ क्वेरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिला सैनिक बोर्ड से भी जो है कुछ क्वेरी ले सकते हैं। तो ये वो सर्वाइवल बेनिफिट वाला है जो कि मैंने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बॉन्ड नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करें। तो आप देखिए दोस्तों, आप जो है हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको हेल्पलाइन बताया है कि हमने अब क्या करना है, इस प्रकार से हमारा बॉन्ड था वो नहीं मिल रहा है, उनको कॉल सकते हैं। या फिर जो है जिला सैनिक बोर्ड में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी के लिए, बॉन्ड के लिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, एक पीपीओ की कॉपी उसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है, अपना कुछ आधार आईडी वहां पर लगाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन लिख करके जो है इसको आपने भेज देना है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, वही सेम एड्रेस के लिए आपने भेज देना है। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा या इसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई थी कि यदि जो है नॉमिनी भी नहीं है, कंटीजेंट नॉमिनी भी नहीं है, तब ऐसे में जो है कौन क्लेम करेगा, कैसे करके क्लेम करेगा। आप देख रहे हैं 3 नंबर पॉइंट इसमें लिखा हुआ कि इन केस बेनिफिशियरी इज अदर देन नॉमिनी ऑब्लिक कंटिजेंट नॉमिनी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था इस बॉन्ड में या तो यहाँ पर नॉमिनी रहते हैं या तो फिर कंटिजेंट नॉमिनी। अगर नॉमिनी और कंटिजेंट नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में जो है फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी आल्सो बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो है कुछ, अगर कोई थर्ड पार्टी तीसरे नॉमिनी और कंटीजेंट के अलावा जो है कोई और क्लेम करता है इसको, तो एक एफिडेविट देना पड़ेगा। वेबसाइट में जो है मिल जाएगा इसका फॉर्मेट, इंडेमनिटी बॉन्ड विद श्योरिटी एज गिवन ऑन वेबसाइट। इसकी वेबसाइट में मिल जाएगा इंडेमनिटी बॉन्ड, और सम एश्योर्ड एंड टर्म ऑफ कवर इज एप्लीकेबल एज पर डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जो टर्म ऑफ कवर है उस के दौरान के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और जितना सम एश्योर्ड होगा वो उतना मिलेगा। और ये डॉक्यूमेंट अगर आपको कहीं नहीं भी मिल रहे हैं तो आप सोल्जर बोर्ड में जाकर के वहां से ये डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, और उन्हीं के थ्रू भी जो है यह डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह जानकारियां समझ में आई होंगी। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।